वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने विद्युत चुंबकीय तरंगों और ध्वनि तरंगों में अंतर पढ़ा था। साथ साथ विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के बारे में भी जाना था। विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम कितने प्रकार का होता था? दो प्रकार का, एक दृश्य और एक अदृश्य। दृश्य वो जो दिखे, अदृश्य वो जो ना दिखे। ठीक है, आज हम लोग विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के बारे में पूरा टेबल देखेंगे। क्लियर? जो पूरा टेबल बनाया हुआ है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये टेबल बहुत काम का है, इसी से ही आपका इस चैप्टर का क्वेश्चन बन जाएगा। पूरा खेल इसी टेबल में से ही होगा ज्यादातर पार्ट। राइट, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं विद्युत चुंबकीय तरंग, तरंगों का नाम। राइट, विद्युत चुंबकीय तरंग। सब लोग गौर से देखेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन कौन सी होती हैं? गामा किरणें, मैं कर रहा हूं एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणों को अल्ट्रावायलेट रेज बोलता हूं। दृश्य प्रकाश, अवरक्त प्रकाश, माइक्रो तरंगें और रेडियो तरंगें। ठीक है बॉस, रेडियो तरंगें। गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश, अवरक्त प्रकाश, माइक्रो तरंगें, रेडियो तरंगें। पराबैंगनी किरणों को हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज भी बोलते हैं। क्रम आपको याद रखना है। ये जितनी भी तरंगें मैंने लिखी हैं वो ऐसे ही नहीं लिखी हैं, है ना। मैंने इन तरंगों को इनकी तरंग लंबाई के बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है। बढ़ते हुए क्रम में लिखा है, इसका मतलब सबसे पहले कौन सी तरंग लिखी है? जिसकी तरंग लंबाई सबसे कम है। और सबसे लास्ट में कौन सी लिखी है? जिसकी तरंग लंबाई सबसे ज्यादा है। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? अब बात आती है विद्युत चुंबकीय तरंगों में कौन सी तरंग की खोज किसने की। क्लियर? अब भैया खोज किसने की, तो ये नाम तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। क्लियर है कि किस तरंग की खोज किसने की? कई बार नाम पूछ लेता है। बात करते हैं गामा किरणें। कल हमने गामा किरणों की बात की थी थोड़ी बहुत, अगर आपको याद हो तो मुझे बता सकते हो। गामा किरणें काय में से निकलती हैं? हाँ, रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलती है। और रेडियो एक्टिविटी में आपने पढ़ा था मैडम क्यूरी, है ना। तो गामा किरणों की खोज जो की थी बैक्यूरेल एंड क्यूरी। क्लियर? किसने? बैक्यूरेल एंड क्यूरी, इन्होंने खोज की थी। एक्स किरणें, एक्स किरणों की खोज की थी रॉन्जन। किसने? रॉन्जन। पूरा नाम है WB रॉन्जन, आप तो रॉन्जन याद रखो, पर्याप्त है। पराबैंगनी किरणों की खोज की थी रिटर। दृश्य प्रकाश की खोज की थी न्यूटन ने। अवरक्त प्रकाश की खोज की थी विलियम हर्शेल। हर्शेल याद रखें आप, पर्याप्त है। हर्शेल। माइक्रो तरंगें, माइक्रो तरंगों की खोज की थी हर्ट्ज ने। और रेडियो तरंगों की खोज की थी मार्कोनी। क्लियर? ये इनके खोजकर्ता हैं, नाम याद रखने हैं आपको। अब आप कैसे याद करते हैं ये आपकी स्मार्टनेस है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी तरंग दैर्घ्य, यानी इनकी तरंग लंबाई। क्लियर? तरंग लंबाई बोल दो चाहे तरंग दैर्घ्य बोल दो, तरंग लंबाई को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो गामा किरणों की जो तरंग लंबाई होती है वो 0.001 एंगस्ट्रॉम से 1 एंगस्ट्रॉम होती है। एक्स किरणों की जो तरंग लंबाई होती है वो 1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम होती है। ये 100 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम, ये 4000 एंगस्ट्रॉम से 7900 एंगस्ट्रॉम, ये 7900 एंगस्ट्रॉम से 10⁻7 एंगस्ट्रॉम, ये 10⁻7 एंगस्ट्रॉम से 10⁻9 एंगस्ट्रॉम, और ये 10⁻9 एंगस्ट्रॉम से 10⁻14 एंगस्ट्रॉम। ये इनकी तरंग लंबाइयां हैं। सबसे पहले आप ये देखिए,
ये धीरे धीरे तरंग लंबाई बढ़ती जा रही है या घटती जा रही है? बढ़ती जा रही है, यानी ये तरंग लंबाइयों का बढ़ता हुआ क्रम है। समझ गए? आपको तरंग लंबाइयां सबकी याद होनी चाहिए और साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगों का ये जो क्रम है वो भी याद होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? थोड़ा सा चूतियापंती अगर आपको लगता है काम बनता है तो कर लेना। कौन सी है ये? अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, यूवी एक्स वाई, यूवी डब्ल्यू एक्स वाई बोलते हैं ना, यूवी एक्स, चूतियापंती है, काम बन जाए शायद। फिर दृश्य और फिर अम्मा रे। क्लियर? यूवी एक्स वाई ये क्रम ये याद हो जाएगा, दृश्य दिखा दो अम्मा रे, नहीं बस में चूतिया बनती है पर काम बनेगा। आपको क्रम याद हो गया ऐसे, यूवी एक्स वाई तो क्लियर हो गया। गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य से दृश्य प्रकाश, अम्मा रे, अ से अवरक्त प्रकाश, मा से माइक्रो तरंग है, रे से रेडियो तरंग है। सीन क्लियर है? अच्छी बात है। क्रम याद होना चाहिए। क्रम का फायदा क्या है? क्रम का फायदा यह है कि कल को उसने आपको 4 ऑप्शन दे दिए, कल को उसने 4 ऑप्शन दे दिए, उसने बोल दिया सपोज करो माइक्रो तरंग है, और उसने बोल दिया एक्स किरणें, उसने बोल दिया पराबैंगनी किरणें, ठीक है, और उसने बोल दिया अवरक्त प्रकाश। अब वो कहेगा बताओ भैया इन सब में सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है ना? तो सबसे अधिक उसने पूछी है तो मुझे मालूम है, मुझे अगर क्रम याद होगा तभी तो मैं बता पाऊंगा, अगर मुझे क्रम ही याद ना आने तो क्या मैं बता पाऊंगा? बोला भैया तो मुझे मालूम है ये बढ़ता हुआ क्रम है। इसने पूछा सबसे अधिक कौन सी है, तो सबसे अधिक रेडियो की होती है, रेडियो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो फिर अगले नंबर पे कौन सी है? माइक्रो, तो माइक्रो जी हो गया आंसर। नहीं ये बात समझ में? इसमें से अगर उसने पूछना बताओ सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी है इसमें, तो मुझे देखो सबंते कम गामा की होते, गामा जामा इतना ने, दूसरे नंबर पे एक्स है, एक्स करने जीरो। समझ रहे मेरी बात को? तो ये अगर ऑर्डर याद है तो अपन कर सकते हैं इस काम को। नहीं यही बात समझ में? अच्छी बात है, चलो ये बात आपको समझ में आ गई। अगली बात पे आते हैं, गौर से देखिएगा। तरंग लंबाई, तरंग लंबाई कल दृश्य प्रकाश की तरंग लंबाई आपने याद की थी, बोले भैया दृश्य प्रकाश की तरंग लंबाई कितनी होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 7900 एंगस्ट्रॉम। मैंने इसका तरीका बताया था याद करने का, कोई तरीका नहीं बताया था। 4000 का दूना 8000, 8000 में 100 कम यानी 7900। 100 इसका एक जुगाड़ है, इससे याद हो जाएगा। वैसे तो रटनी पड़ती है पर अगर थोड़ा सा अगर मैं दिमाग लगाऊं तो देखो ऐसा ना लग रहा 100 है उल्टो करके लिख दो वही, तो 0.001 एंगस्ट्रॉम से 1 एंगस्ट्रॉम, फिर 1 एंगस्ट्रॉम तो जाइए पलट दो 100 एंगस्ट्रॉम। सही बोल रहा हूं ना? जुगाड़ है ये। क्लियर? 100 से 4000 याद हो जाएगी आसानी से, 100 से 4000 एंगस्ट्रॉम, और फिर 4000 थे 7900। इतना ऑर्डर याद हो गया? क्या क्या था बताओ जरा बगैर देखे। 0.001 एंगस्ट्रॉम से 1 एंगस्ट्रॉम, फिर 1 से 100 एंगस्ट्रॉम, फिर 100 से 4000, हाँ 4000 थे 7900, बाकी का सब याद कर लेना। क्लियर? अब पकड़ लो 7900 को, 7900 से 10 पे का 7, 7900 में सवंते पहलो अंक का है 7, तो 7900 थे 10 पे का 7, फिर 10 पे का 7 थे 10 पे का 9, 7900 में दूसरा अंक 9 है। नहीं यही बात समझ में? क्लियर? और 10 पे का 9 थे 10 पे का 14 याद कर लियो, 7 दूनी 14। समझ में? याद ही करने पड़ेंगे, समझ गए ना मेरी बात को? क्लियर? वैसे याद भी हो गए। क्लियर? एक बार फोकस करो, 0.001 से 1, 100 उल्टो करके लिख दो, फिर 1 थे 100, 100 थे 4000, 4000 थे 7900। अब 7900 पे फोकस, 7900 थे 10 पे का 7, और फिर 10 पे का 7 से 10 पे का 9, 10 पे का 9 थे 10 पे का 14। याद हो जाएगा? पक्का? पक्का? आओ आओ, अब हम इसकी बात करेंगे, इनके स्रोत, सॉरी ये तो तरंग लंबाइयां हो गई। आवृत्ति, आवृत्ति, आवृत्ति का सूत्र बताओ पहले क्या होता है? कल एक सवाल में यूज भी किया था, न्यू बराबर C अपॉन लैम्डा। हेलो, इसमें दुनिया भर की आवृत्तियां लिखी हैं, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूछो क्यों नहीं है? क्योंकि हम निकाल सकते हैं। पूछो कैसे निकालेंगे? सर मैं ही बताऊंगा,
जिधर तो है सी अपॉन लैम्डा, जाते आओ। सी कौन? प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 पे 8 10 दोगे और यहाँ तरंग लंबाइयों के मान रखते जाओगे, सॉल्व करते जाओगे, आंसर आते जाएंगे। नहीं यही बात समझ, ये तरंग लंबाइयां दी है ना आपको, क्लियर है? इन तरंग लंबाइयों के मान रखोगे, आपके आंसर आते जाएंगे। पर वो ऐसे आवृत्ति पूछेगा नहीं आपसे। आवृत्ति लिखाने का यहाँ एक पर्पज है, वो क्या पर्पज है उसको समझिएगा। यहां से मुझे ये साफ पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है बताओ? आवृत्ति और तरंग लंबाई एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं? तो तुम ही बता दो फिर, सब मैं ही बताऊंगा। ये एक तरंगा लिखी है, जा में सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग कौन सी है? कमीनो आवृत्ति पूछ रहा हूं, तरंग लंबाई ना पूछ रहा हूं। चूतियों की तरह रिएक्ट करना बंद करो अब, ठीक है? मैंने पूछा है सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग कौन सी है? वाई नाने गामा है, जे गामा। क्लियर? ओके, क्लियर? तो मैंने पूछा आवृत्ति सबसे अधिक किसकी होगी, तो आवृत्ति सबसे अधिक उसी की होगी जिसकी तरंग लंबाई सबसे कम होगी। नहीं आई बात समझ में? यानी यहां पर गामा किरणों की आवृत्ति सबसे अधिक होगी, सबसे कम आवृत्ति किसकी होगी? हाँ, पूछ लेता है, ओटी वगैरह में आ जाता है, सबसे अधिक तरंग लंबाई, सबसे अधिक आवृत्ति कौन सी तरंग की होगी? 4 तरंगन के नाम लिख देगा, तो बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? अब आप बताओ, ये तरंग लंबाई का तो बढ़ता हुआ क्रम है, हाँ, तो ये आवृत्ति का घटता हुआ क्रम है। माने को से चांद नान धद्दे और कहती बताओ लल्ला सिगंते अधिक आवृत्ति किसकी है या सिगंते कम आवृत्ति किसकी है, तो चारों ने देख के बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? क्लियर है? आवृत्तियां याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, जो बोल रहा हूं आपको पल्ले पड़ रहा है। आगे बढ़ूं, अब बात आती है इनके स्रोत। स्रोत का मतलब समझते हो? चलो पानी का स्रोत बताओ, नदी, कुआं, तालाब, झरना, यस और नो? तो ये नदी के स्रोत है। इसी तरीके से स्रोत का मतलब ये है कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगें हमें काय से उत्पन्न होती हैं, कहां से पैदा हो रही हैं, उनका स्रोत। वैसे तो सबका स्रोत एक तो है ही है, सूर्य। बोले भैया इसके अलावा और भी स्रोत है, वो अभी हम बात करेंगे। समझ में आ रही? स्रोत का मतलब क्या होता है? अगला है संसूचक। क्या संसूचक बोले तो? सूचना देने वाला, पता लगाना, डिटेक्टर। समझ गए? मतलब फलानी जगह फलानी चीज आती है कि नहीं। अब बताओ, यहां पर हम लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पे कौन सा प्रकाश है? दृश्य प्रकाश। तो देखने से हमें पता लग गया, सूचना मिल गई कि हाँ भैया दृश्य प्रकाश हाथों है। नहीं यही बात समझ, सीन क्लियर है? संसूचक का मतलब ऐसी चीज है जिनसे ये पता लगाया जाता है कि फलानी तरंग मौजूद है या नहीं है। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? अब बात आती है इनके उपयोग की। यहां पर हम लोग इनके लिखेंगे उपयोग। कहानी समझ में आ रही है सभी को? टेबल पल्ले पड़ रही है? तो चलो अब हम बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले गामा किरणों की, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा सब लोग, बस सुनना है आज के लेक्चर में आपको स्पेशली। गामा किरणें, गामा किरणों के बारे में कल बातें की थी। गामा किरणें कौन से पदार्थों से निकलती हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थों से। तो गामा किरणों का स्रोत क्या हुआ? हाँ, रेडियो एक्टिव नाभिकों के या रेडियो एक्टिव पदार्थों के विघटन से। वो लगातार विघटित होते रहती हैं, उनके अंदर से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा किरणें निकलती हैं। अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणें निकलती हैं कि नहीं निकलती? तो रेडियो एक्टिव, सॉरी कहाँ गया स्रोत, तो गामा किरणों का स्रोत क्या हुआ? रेडियो एक्टिव पदार्थों के विघटन से। क्लियर? कैसे पता चलता है कि ये है या नहीं है? तो इनकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है, मोटी से मोटी चादर को भी ये पार कर सकती है। क्लियर? इनका उपयोग काय में किया जाता है? कैंसर के इलाज में। जो सिकाई विकाई होती है, सिकाई में क्या होता है, कैंसर का जो पेशेंट होता है उसको जब सिकाई के लिए ले जाते हैं तो सिकाई में क्या करते हैं? गर्म तवा पे ना धत्वा है, क्लियर? सिकाई के लिए उस पर गामा किरणें डाली जाती हैं। समझ पा रहे हैं हम मेरी बात को? तो गामा किरणों का उपयोग हम लोग काय में करते हैं? कैंसर के इलाज में। दूसरा, जो पैकेज्ड फूड आते हैं, यानी रैपर वगैरह के अंदर खाने पीने की जो सामग्री आती है, उसको अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए भी गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। समझ पा रहे हैं? खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक अगर आप सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम लोग गामा किरणों का उपयोग करते हैं। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? आगे की बात करते हैं। एक्स किरणें।
तो एक्स किरणों के बारे में मैंने आपको बताया था, कल डिस्कशन किया था हल्का हल्का सबके बारे में। चलो बताओ एक्स किरणों का स्रोत क्या है, कैसे उत्पन्न होती हैं एक्स किरणें। तो जब तीव्र गति से गतिमान इलेक्ट्रॉन किसी भारी धातु के लक्ष्य से टकराते हैं तो एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। क्लियर है? एक्स किरणें कब उत्पन्न होती हैं? जब तीव्र गति से गतिमान इलेक्ट्रॉन किसी भारी धातु के लक्ष्य से टकराते हैं तब एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। क्लियर है? एक्स किरणों का पता कैसे लगता है कि किसी जगह एक्स किरणें है या नहीं? तो हमने पढ़ा था धातु के या लकड़ी के आवरण में कोई फोटोग्राफिक प्लेट अगर रखी होती है तो वो उस फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। यस और नो? और एक्स किरणों का उपयोग काय में करते हैं? टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने में, है ना? टूटी हुई हड्डियों का पता, मेडिकल साइंस में टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने के लिए, महंगे महंगे क्रिस्टल जो आते हैं उनकी संरचनाओं के अध्ययन के लिए। ये बातें कल तक हमने डिस्कस की थी। यस और नो? सही बोल रहा हूं? आगे बढ़ते हैं। पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणों की अगर हम बात करें तो पराबैंगनी किरणें काय से मिल रही हैं? सूर्य से मिल रही हैं। इसके अलावा कार्बन आर्क से भी मिलती है। वेल्डिंग होती है, वेल्डिंग अलग अलग प्रकार की वेल्डिंग होती है जिसमें से एक होती है कार्बन आर्क वेल्डिंग। क्लियर? कार्बन आर्क वेल्डिंग जो होती है उस वेल्डिंग को जब किया जाता है तो वहां पर भी पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। तो सूर्य से भी निकलती हैं, कार्बन आर्क से भी निकलती हैं। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? इसके अलावा आगे आने वाले चैप्टरों में आप पढ़ेंगे विसर्जन नलिका। विद्युत विसर्जन जहां होता है वहां पर भी पराबैंगनी किरणें निकलती है। अब ये विद्युत विसर्जन क्या होता है? कम दाब पर गैसों के अंदर विद्युत का प्रवाह होने लगता है, इसे विद्युत विसर्जन कहते हैं। जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। फिलहाल जहां पर भी विद्युत विसर्जन होता है वहां पर भी पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। क्लियर है? काय काय से निकली? सूर्य से निकली, कार्बन आर्क से निकली और विसर्जन नलिका से। क्लियर? पराबैंगनी किरणों का पता कैसे चलता है? तो भैया आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो, केमिस्ट्री में कईयों सारी रासायनिक क्रियाएं लिखते हो, बीच में तीर लगा देते हो और ऊपर लिखते हो पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में। तो पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति लिखते क्यों हो? हाँ, क्योंकि पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में वो रासायनिक अभिक्रिया तेजी से हो जाती है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो यानी रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्तेजित करने के लिए, ये तेजी से करने के लिए भी हम लोग पराबैंगनी प्रकाश का उपयोग करते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अच्छी बात है। अभी आपने पढ़ा नहीं है, एक चैप्टर पढ़ोगे आगे, सेकंड लास्ट चैप्टर है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में भी इसका उपयोग किया जाता है। यानी जब किसी धातु की सतह पर पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इसको हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। यानी प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है? अब बात आती है इनका उपयोग। आपने कईयों बार देखा होगा, होटल्स वगैरह में आप जाते हैं, अच्छे होटल्स में अगर आप जाएंगे तो वहाँ एक, जब बहुत ज़्यादा कीड़े वीड़े पड़ते हैं तो एक लाइट लगी रहती है ब्लू कलर की, एक बॉक्स सा होता है, वह बॉक्स के अंदर लाइट लगा देते हैं तो वो कीड़े मीड़े छोटे मोटे कीड़ों को मारने के लिए यूज़ किया जाता है। राइट? यानी मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि पराबैंगनी किरणों का उपयोग जो होता है वो छोटे मोटे कीड़ों को मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, अल्ट्रावायलेट लैंप बनाने में। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? क्लियर? इसका उपयोग काय में किया जाता है? हाँ, हानिकारक कीड़ों को मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बात समझ में आ रही है सभी को? इसके साथ साथ जैसे आपने देखा होगा कई बार टीवी पे CID VID देखते हो, तो जैसे किसी ने कोई मर्डर कर दिया तो उससे पिस्टल ले ली जाती है। पिस्टल ले ली जाती है तो पिस्टल को वो रूमाल में रख के क्यों लेते हैं? वैसे ही क्यों ना लेते? अच्छा, फिंगरप्रिंट पता बच जाए तो वह फिंगरप्रिंट की जांच करने के लिए भी हम लोग पराबैंगनी प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रही है बात? यानी फिंगरप्रिंट अगर चेक करने हैं तो उसको पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में किया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात आती है दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश की अगर हम बात करें तो सूर्य से तो हमें मिल ही रहा है, लेकिन साथ साथ ताप दीप्त वस्तुओं से दृश्य प्रकाश हमें मिलता है। अब कम बखत ये ताप दीप्त क्या है? ताप तुम जानते ही हो, दीप्त तुम्हें हिलने लगे ही रहे हो। दीप्त यानी दीपक। बोले भैया, किसी वस्तु को इतना ताप दे दें कि वो दीपक की तरह जलने लगे तो ऐसी वस्तु को हम लोग बोलेंगे ताप दीप्त वस्तु। नहीं, यही बात समझ में? जैसे लकड़ी है और लकड़ी को मैंने इतना ज्यादा जला दिया है कि वो बिल्कुल सुर्ख लाल हो गई है, तो उस प्रकाश में हम लोग एक दूसरे को देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे? तो ये इस बात का प्रमाण है कि वहां पर दृश्य प्रकाश है।
तो दृश्य प्रकाश का स्रोत क्या हो गया? ताप दीप्त वस्तुओं से। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर? इसका संसूचक क्या है? कैसे पता चलता है कि फलानी जगह दृश्य प्रकाश है या नहीं? तो हम लोग एक दूसरे को देख सकते हैं और यही इसका उपयोग भी है। समझ में आ रही है बात? दृश्य प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग एक दूसरे को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली बात आती है अवरक्त प्रकाश। इसका कोड वर्ड याद रखें, रक्त। और रक्त कैसा होता है? लाल तो होता है, लेकिन गर्म या ठंडा? गर्म। अवरक्त प्रकाश निकलता है गर्म वस्तुओं से। क्लियर? इसका स्रोत क्या है? गर्म वस्तु। कोई भी वस्तु अगर गर्म है, अब यहां पर लाल गर्म से मतलब नहीं है। दृश्य प्रकाश था तो ताप दीप्त बोला था। ताप दीप्त यानी इतना गर्म कि वो रंग छोड़ने लगे वस्तु। समझ गया ना? ताप दीप्त वस्तु यहां पर मतलब है गर्म वस्तु से। लोहे की रॉड है, लाल गर्म नाने पर भयंकर गर्म है। समझ रहे हैं? क्लियर है? अब भयंकर गर्म है तो उसके ऊपर जब हाथ रखोगे तो आप मतलब ऐसा नहीं टच करना है उसको, पर थोड़ा दूर रखोगे तो आपको ऊष्मा का एहसास होगा कि नहीं होगा? तो वो अवरक्त प्रकाश है। यानी गर्म वस्तुओं से अवरक्त प्रकाश निकलता है। जब आपको ठंड लगती है तो आप धूप में खड़े हो जाते हो, तो धूप में खड़े हो जाते हो तो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है ना, उसमें से ये जो अवरक्त प्रकाश है, इसी की वजह से आपको गर्मी का एहसास होता है। अगर सनलाइट में से ये अवरक्त प्रकाश हटा लिया जाए तो सारे काम वैसे ही होंगे, बस आपको धूप का एहसास नहीं होगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? क्लियर है? तो अवरक्त प्रकाश यहाँ पर हमें काय से प्राप्त होता है? गर्म वस्तुओं से। काय से प्राप्त होता है? गर्म वस्तुओं से। सीन क्लियर है? तो अवरक्त प्रकाश का स्रोत समझ में आ गया। किसी भी जगह संसूचक कैसे पता चलता है कि अवरक्त प्रकाश है या नहीं? तो गर्मी का एहसास होता है, ऊष्मा का एहसास होता है। इसका उपयोग काय में करते हैं हम लोग? अवरक्त प्रकाश का उपयोग हम लोग करते हैं रोगियों की सिकाई करने के लिए। आपने देखा होगा घरों में जो हाल के बच्चे होते हैं उन्हें धूप दिखाई जाती है। दिखाई जाती है कि नहीं दिखाई जाती? विटामिन डी मिलता है उससे, बोलो भैया, है ना? तो रोगियों की सिकाई करने के लिए हम लोग अवरक्त प्रकाश का उपयोग करते हैं। और भी कुछ जगह अवरक्त प्रकाश का यूज करते हैं। कभी कभी कोहरा, अभी ठंड पड़ेगी तो कोहरा होगा। सामान्यतः सिग्नल भेजने के लिए आप लोग रेड लाइट ग्रीन लाइट यूज करते हैं। ये रेड लाइट ग्रीन लाइट इनमें से कौन सा प्रकाश है आप बताओ? रेड लाइट ग्रीन लाइट इनमें से कौन सा प्रकाश है? दृश्य प्रकाश है कमीनो, दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश में ही तो 7 रंग आते हैं, बोले भैया। रेड लाइट ग्रीन लाइट कौन सा प्रकाश है? दृश्य प्रकाश है। लेकिन जब कोहरा पड़ता है ना और सिग्नल भेजते हैं तो दृश्य प्रकाश जो होता है, यानी रेड लाइट ग्रीन लाइट, ये दृश्य प्रकाश के अंदर ही तो आते हैं सब। तो ये लाइटें एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाती। दृश्य प्रकाश नहीं पहुंच पाता। सिग्नल, जब हम सिग्नल देते हैं तो कोहरा जब पड़ता है तो ये सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाता। तो ऐसी सिचुएशन में सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हम लोग दृश्य प्रकाश के बजाय अवरक्त प्रकाश यूज करते हैं। क्यों करते हैं ये भी बताऊंगा आपको, ठीक है? फिलहाल अभी समय नहीं है उसके लिए। क्लियर? तो उसकी जगह हम लोग अवरक्त प्रकाश का यूज करते हैं। अवरक्त प्रकाश की ये क्वालिटी होती है कि वो कोहरे को क्रॉस कर जाता है। समझ में आ रही है बात? किसी जगह जरूरत से ज्यादा अंधेरा हो, आप फोटो लेते हो, फोटो लेते हो, आप फोटो लेते हो, तो जब आप फोटो ले रहे हो तो जाहिर सी बात है प्रकाश की जरूरत है। कहता हूँ लाइट कम होती है तो कहते हो भैया नहीं इतने आ जाए, इतने आ जाए, जालंग लाइट बढ़िया, जालंग फोटो बढ़िया, कचा कचा हो, यस और नो? कहते हो कि नहीं कहते? बोले भैया। लेकिन मान के चलो किसी जगह ऐसी है जहाँ भक्क अंधेरा है ना, रात्रि में फोटो लेना है, तो रात्रि फोटोग्राफी के लिए हम लोग फिर वहां अवरक्त प्रकाश का यूज करते हैं। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? क्लियर है? तो नाइट फोटोग्राफी में, रात्रि फोटोग्राफी में हम लोग इसका यूज करते हैं अवरक्त प्रकाश का। कोहरे में सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए भी हम लोग अवरक्त प्रकाश का यूज करते हैं। जो बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? अब बात आती है माइक्रो तरंगें। माइक्रो तरंगों की अगर मैं बात करूं तो इनका जो स्रोत है, कुछ एक प्रक्रियाएं हैं, कुछ एक यंत्र हैं जिनके जरिए ये तरंगें पैदा की जाती हैं। स्फुलिंग विसर्जन और मैग्नेट्रॉन वाल्व। मैग्नेट्रॉन वाल्व एक ऐसा यंत्र है जिसके जरिए हम लोग ये तरंगें पैदा करते हैं, माइक्रो तरंगें। क्लियर है? साथ साथ इसका जो संसूचक है, इसके लिए अर्धचालक डायोड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके जरिए हमें पता चलता है कि भैया फलानी जगह माइक्रो तरंगें हैं या नहीं है। क्लियर? इनका उपयोग, स्पेशली माइक्रो तरंगों का उपयोग, माइक्रो नाम से पता चलता है, घरों में माइक्रोवेव ओवन होते हैं उनमें माइक्रो तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रो तरंगों का मुख्य उपयोग जो किया जाता है वो रेडार में किया जाता है। रेडार समझते हो? राडार जिसे बोलते हैं, दुश्मन के हवाई जहाज का पता लगाने के लिए हम लोग राडार का इस्तेमाल करते हैं कि जैसे दुश्मन का हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो इस बात का मुझे पता लगाना है तो मैं राडार का इस्तेमाल करता हूँ। अगर वो हमारे राडार में आ रहा है, हमारी रेंज में आ रहा है, तो हम उसे तोप से उड़ा सकते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को?
क्लियर है? तो दुश्मन के हवाई जहाज का पता लगाने के लिए रेडार का इस्तेमाल किया जाता है, और रेडार में कौन सी तरंगें यूज की जाती हैं? माइक्रो तरंगें। क्लियर? इसके बाद बात आती है रेडियो तरंगें। रेडियो तरंगों का जो स्रोत है वो दोलित्र एक यंत्र होता है, ऑसिलेटर बोलते हैं उसे, उसके जरिए ये तरंगें पैदा की जाती हैं। एलसी परिपथ द्वारा इसका पता चलता है कि फलानी जगह रेडियो तरंगें हैं या नहीं। और रेडियो तरंगें, रेडियो टीवी इशारा मिलता है, यानी मुख्य रूप से इनका उपयोग टेलीविजन में और दूरसंचार में किया जाता है। बात समझ में आ रही है सभी को? तो थोड़ा सा एक हल्का सा इशारा करते हैं। ये पूरा विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम था, समझ में आई आपको पूरी टेबल? अच्छा, अब आप बताओ गामा किरणों का उपयोग काय में करते हैं? कैंसर के इलाज में, खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए गामा किरणों का उपयोग करते हैं। चलो भाई, एक्स किरणों का उपयोग टूटी हुई हड्डी को पता लगाए हुए के लिए, है ना, क्रिस्टल संरचना के अध्ययन में। चलो, पराबैंगनी किरणें हानिकारक कीड़ों को मारने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। बोलो भैया, प्रकाश विद्युत प्रभाव में भी इनका उपयोग किया जाता है। दृश्य प्रकाश चीजों को देखने के लिए किया जाता है। अवरक्त प्रकाश है रोगियों की सिकाई करने के लिए इसका उपयोग। नाइट फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। कोहरे में सिग्नल भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बोलो भैया, माइक्रो तरंगों का उपयोग रेडार में किया जाता है, माइक्रोवेव में किया जाता है। रेडियो तरंगों का उपयोग, हाँ, 2 प्रश्न तैयार हो गए आपके। एक तो पूरा ये विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम पढ़ लो अच्छे से, पूरी टेबल, और टेबल के बाद ही एक प्रश्न और होगा, विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के उपयोग बताइए। है क्या? देखो पहले तो वहीं कहीं होगा, विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के पहले तो विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के उपयोग बताइए, इसको पढ़ो, और फिर उसके बाद पूरी टेबल पढ़ो। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।